जिस तरह के आंकड़े इकोनॉमी से निकल कर आ रहे हैं, आईआईपी और भी कम से कम होता हुआ नेगेटिव आंकड़े आए हैं हमारे सामने मई महीने के लिए, और वो काफी हद तक बाजार की उम्मीद से भी बहुत ज्यादा कमजोर हैं, चिंता में डालने वाले हैं। मंदी बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर महंगाई के जो रिटेल महंगाई के आंकड़े आए हैं जून के, उसमें हम बढ़ोतरी होती हुई देख रहे हैं, चाहे वो गांव के आंकड़े हो या फिर शहरों के। यानी ग्रोथ कम हो रही है और महंगाई अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी स्थिति में क्या विकल्प हैं आरबीआई के पास, सरकार के पास, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्यकांति घोष, एल&टी इंफ्रा फाइनेंस के सीईओ सुनीत माहेश्वरी और ब्लू ओशियन कैपिटल के सीईओ निपुण मेहता मौजूद हैं। स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर घोष, एक क्राइसिस जैसी सिचुएशन फिर बनती है अगर आप आईआईपी और महंगाई दोनों को मिलाकर देखें। देखिए, इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड्स है, ये सीपीआई नंबर जो जून में आने वाला था, हमको इरादा था कि सीपीआई नंबर्स विल बी एट द सेम लेवल और इनफैक्ट वो ऊपर जाएंगे बिकॉज ऑफ दी आपका जो रिसेंट जो स्पार्ट हुआ फूड प्राइसेस में, एंड विच इज नॉट शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, सो दैट वाज एक्सपेक्टेड। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जो 2 दिन बाद जो WPI नंबर्स आएंगे, आई विल बी उसमें क्लोजली WPI नंबर्स को विल बी फॉलोइंग दैट, कि उसमें अगर कुछ अपटिक आया WPI विच इज बिलीव दैट कि अभी भी कंफर्टेबल है, लेस देन 5% है आरबीआई का कंफर्ट लेवल, दैट मे बी एक्चुअली अ साइंस ऑफ एन वरी, बिकॉज उस तब क्या हो रहा है, आपका ग्रोथ इज नॉट हैपनिंग, इन्फ्लेशन इज ऑल्सो शोइंग साइंस ऑफ एन अपटिक, सो दैट देन could show some signs of definite worry on the growth front. माहेश्वरी साहब, आपको भी लगता है कि आरबीआई वाकई इस समय एक मुश्किल की स्थिति में है? ग्रोथ के आंकड़े, आईआईपी के नंबर्स, जीडीपी के नंबर्स तो संकेत दे रहे हैं कि कदम उठाएं, लेकिन सीपीआई इन्फ्लेशन खास तौर पे आरबीआई गवर्नर को रोकेगी कोई कदम उठाने से? नहीं, मुझे तो यही लगता है कि एनर्जी प्राइसेस की वजह से, ऑयल, क्योंकि रुपी डॉलर रेट्स में काफ़ी गिरावट आई है, तो ऑयल इंपोर्ट्स और कोल इंपोर्ट्स पे इस पर काफ़ी दबाव आएगा। जो कंपनियां हैं उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर रहेगा और प्राइसेस बढ़ाने होंगे। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से और बढ़ रहा है। ऊपर से हमें इंडस्ट्री और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, कैपिटल गुड्स सेक्टर में अभी भी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, मंदी ही दिखाई दे रही है। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि काफ़ी मुश्किल फिलहाल है इकोनॉमी के सामने, और उम्मीद ये की जाती है कि कुछ भी कदम और बहुत जल्दी से तेज़ी के साथ उठाए जाएं। सरकार ने काफ़ी कोशिशें की हैं, दरअसल अगर हम देखें तो पिछले अब तकरीबन साल भर से हम कह सकते हैं काफ़ी कदम उठाने के बावजूद भी जो इम्पैक्ट जिस तरह का जितना गहरा आना चाहिए था उतना अभी तक आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। निपुण, ऐसे में बाजार क्या उम्मीद लेकर चल रहे हैं फिलहाल? ये जो एक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अभी बहुत कंट्रोल में आती हुई नहीं नजर आ रही, उसके बावजूद भी बाजार टिकने की कोशिश कर रहा है, लगातार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ ऐसी सिल्वर लाइनिंग है जो शायद बाजार के एक्सपर्ट्स को पता है? देखिए प्रदीप, ये जो भी मार्केट में रनअप हमने देखा वो क्लियरली यूएस फेड के जो भी अनाउंसमेंट हुआ ये ड्यूरिंग दिस वीक हुआ कि शायद जो भी क्वांटिटेटिव ईजिंग है वो शायद ख़त्म नहीं करेंगे और कुछ हद तक ये जारी रहेगा। इसकी वजह से ही हमने क्लियरली एफआई फ्लोज कुछ हद तक देखे हैं। अदर देन दैट, अगर डोमेस्टिक फैक्टर्स क्लियरली देखें तो ये ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हमने कुछ फ्लोज देखे, बट डोमेस्टिक फैक्टर्स देखें तो क्लियरली एक ग्रोथ में कोई विजिबिलिटी नहीं है, इंटरेस्ट रेट्स कटौती में कोई विजिबिलिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट साइकिल में कोई विजिबिलिटी नहीं है टर्न अराउंड होने की। कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखें तो मार्च क्वार्टर के बहुत अच्छे नहीं आए थे, हमने देखे मिक्स्ड बैग था। जून क्वार्टर में कोई मेजर एक्सपेक्टेशन नहीं है। पॉसिबिलिटी यही है, जनरली फर्स्ट क्वार्टर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते हैं, तो पॉसिबिलिटी यही है कि हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स अक्रॉस द स्पेक्ट्रम नहीं देखेंगे। कुछ एक्सेप्शंस हो जाएं, जैसे हमने इन्फोसिस देखा या फिर इंडसइंड बैंक, 2 रिजल्ट्स जो खास आए हैं उनमें देखा, वो वैसे एक्सेप्शंस हो सकते हैं इन बैंकिंग सेक्टर, इन आईटी सेक्टर, मे बी इन एफएमसीजी, बट ओवरऑल ब्रॉडली देखें तो देयर विल बी सेवरल सेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंगली। 2 व्हीलर्स देखें, 4 व्हीलर्स देखें, सीमेंट देखें, देयर विल बी अ स्ट्रिंग ऑफ रियल
एस्टेट देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, कैपिटल गुड्स देखें, देयर विल बी स्ट्रिंग ऑफ दोज वेयर यू विल फाइंड प्रॉफिट्स और प्रॉफिटेबिलिटी वांटिंग और ग्रोथ वांटिंग. क्लियरली कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है. सो आई थिंक ओवरऑल सिनेरियो बहुत पॉजिटिव, एटलीस्ट डोमेस्टिक सिनेरियो नहीं पॉजिटिव दिख रहा है डिस्पाइट ऑल द रिफॉर्म्स दैट हैव बीन अनाउंस्ड. एक्चुअल एग्जीक्यूशन कहीं पे नहीं दिख रहा है, विच इज ensuring that there is limited growth that happens on the top line. प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ हद तक शायद कुछ कंपनीज ग्रोथ दिखा देती हैं बिकॉज ऑफ मे बी चेंज इन इनपुट कॉस्ट, रिडक्शन इन कमोडिटी प्राइसेस, लेकिन ओवरऑल देखें तो एक ट्रेंड, फॉलिंग ट्रेंड है, कोई बिजनेस कॉन्फिडेंस में चेंज नहीं आया है. तो क्लियरली आई थिंक गिवन दैट फैक्ट, हमने पहले भी जब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस कैलेंडर ईयर में जब मार्केट में अपमूव देखा था, एफआई लिक्विडिटी की वजह से देखा था. पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखा है, वो भी एफआई लिक्विडिटी की वजह से. अगर ये एक फैक्टर रिमूव कर दिया जाए तो ओवरऑल सेंटिमेंट डजंट रिमेन वेरी पॉजिटिव. सो लेट्स नॉट गो एंटायरली बाय what happens in a few trading sessions because of liquidity and because of movement of a few individual stocks जिसकी वजह से index support होता है. Overall, it continues to show that there is a lack of confidence on the extent of GDP growth or economic growth that you might see within the economy. डॉक्टर घोष, ऐसी स्थिति में अगर आप देखिए तो खास तौर पे जैसे कि अब नज़र डालें ब्रेकअप पे, कंज्यूमर ड्यूरेबल में हम देख रहे हैं 10-10.5% की एक डी ग्रोथ अगर देखने को मिली है, तो ओवरऑल ये क्या संकेत देता है? क्या आपको लगता है कि जो जीडीपी के अनुमान सरकार ने लगाए हैं तकरीबन 5.7% के आसपास, उनको भी हासिल करना मुश्किल होगा? देखिए यहाँ पर एक बात है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्शंस अगर आप देखें तो दैट इज 6.1 to 6.7% and the RBI projections is at that 5.7%. So basically and PMEC is projecting 6.4%. So अभी the looking at the IIP trends and अगर मैं इसको assume भी if करे it's an aberration, I think this year to get it to a 6% growth rate will be a challenging task. तो 6% ग्रोथ अगर हो जाए तो इज़ वेरी गुड, दैट मीन्स वी विल स्टेज अ रिमार्केबल रिकवरी. बट अभी द ट्रेंड्स विच आर कमिंग आउट, इन्फ्लेशन जो आपको फिर CPI हैज इंक्रीज एंड विच वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ द सर्ज इन फूड प्राइसेस. And the only number which is now I want to see is the WPI numbers. If there is any uptick, which I have said earlier, अगर उसमें भी कोई uptick है, उसका मतलब we are moving towards a situation of high inflation and low growth. So which is actually a disturbing signal for the economy. And I believe that इसी situation में to get to a maybe a 6% growth rate could be actually a credible achievement if that materializes. तो काफ़ी मुश्किल है 6% की ग्रोथ हासिल करना इस स्थिति में, और IIP के आंकड़े भले ही इस ओर इशारा करें कि कुछ कदम जल्द से जल्द RBI को उठाने चाहिए, लेकिन CPI के आंकड़े शायद उनके हाथ बांध सकते हैं. ऐसी स्थिति में क्या विकल्प होंगे और बाजार में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा आगे बढ़ेगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद. स्वागत है आपका एक बार फिर. हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं IIP के निराशाजनक निगेटिव 1.5% की गिरावट वाले जो आंकड़े सामने आए हैं, और उसके साथ साथ CPI यानी रिटेल महंगाई दर की बढ़ोतरी के आंकड़े सामने आए हैं. उसका क्या मतलब होगा आगे बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए? माहेश्वरी साहब, ये जो दोनों आंकड़े हम अगर मिलाकर देखते हैं तो अब इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक जिस तरह की मदद की, सपोर्ट की उम्मीद थी ब्याज दरों के नीचे जाने से, वो नहीं मिलेगी. ऐसी स्थिति में जैसे कि डॉक्टर घोष बता रहे थे कि शायद आप ग्रोथ रेट दरअसल नीचे की ओर रिवाइज होते हुए देखें, आपको भी लगता है? जी हाँ, मुझे क्योंकि रेट कम होने के आसार कम दिखते हैं और इन्फ्लेशन है बिकॉज ऑफ एनर्जी प्राइसेस ज़्यादा होने की वजह से, तो मुझे नहीं लगता कि इंडस्ट्री के लिए तो सिचुएशन ख़राब ही होगी. खासकर एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल पावर जनरेशन के लिए काफ़ी दिक्कत होगी. उनका कलेक्शन SEBs वगैरह से अभी भी डिलेड है, और ये जब कोल प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं या डॉलर की वजह से जो उनके इंपोर्ट के बिल बढ़ रहा है, उसको उनको पास ऑन करने के लिए और भी तकलीफ़ होगी. तो मुझे तो अग्री भी लगता है. दूसरा है कि जब इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे और इम्पोर्टेड इक्विपमेंट वगैरह के रेट्स बढ़ जाते हैं, तो लोग अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो है जनरली थोड़ा स्लो कर देते हैं या डेफर कर देंगे.
तो दैट ऑल्सो इज़ नॉट अ गुड साइन बिकॉज इट बेसिकली मीन्स कि प्रोजेक्ट्स विल गेट डिलेड. सो ऑल इन ऑल मुझे तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं लगती और अच्छा टाइम नहीं लग रहा. डॉक्टर घोष, जिस तरह से हमने देखा है कि WPI जो है होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन वो तो 5% के नीचे आ गया है, लेकिन रिटेल इन्फ्लेशन वहीं अगर आप देखें तो शहरों में जो है वो फिर से 10% के ऊपर चली गई है. ये जो फर्क है इन दोनों में, इसकी क्या वजह है? केवल इंपोर्टेड पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं, इतना ही मानना चाहिए कि इसकी और भी कोई वजह है? देखिए, आई थिंक इसमें प्राइमरी रीजन है कि CPI WPI का डाइवर्जेंस इट वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज CPI में जो फूड का जो वेटेज है दैट इज क्लोज टू 50% एंड फूड प्राइसेस हैव बीन एट एलिवेटेड लेवल्स. एंड ये हमको ऑलवेज रिमेंबर कि वेजिटेबल का जो प्राइसेस था उनका सिग्निफिकेंट स्पार्ट आया मंथ ऑफ जून एंड जुलाई बिकॉज ऑफ एन अर्ली मानसून एंड उसके लिए काफ़ी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया. सो दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कि CPI में इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया 9.8% इफ आई बिलीव इट्स द नंबर फॉर जून. तो ये so that's actually a disturbing trend and जब तक food prices are not going to decline, the gap between CPI and WPI will continue to remain elevated. तो ये बात तो यहाँ पर clear, I want to make it very clear. And as far as the WPI number of concerned, I'm again repeating में it will depend entirely कि जून में अगर थोड़ा बहुत उसमें अपटिक आए, so that is actually going to be a bad signal for the overall inflationary trends going ahead. तो यहाँ पर क्या ये और आने वाले महीनों में बढ़ेगी, या आपको लगता है कि चूंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स काबू में आया है तो रिटेल इंडेक्स भी 2-3 महीने के लैग से ही सही, देरी से ही सही, दरअसल घटेगा? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा ये बात आपको आंसर करने के पहले एक छोटा सा मैं स्टैटिस्टिक्स आपको बताना चाहता हूँ. लास्ट टाइम जब हमने बोला था कि कोर CPI अगर आप देखें, आप रूरल का भी कोर CPI देखें, अगर टोटल कॉम्बाइंड का भी CPI देखें, दैट इज लेस देन 7%. सो मुझे लगता है कि कोर CPI वाज अराउंड 6.5% फॉर द रूरल एरियाज एंड 7.3% फॉर द कॉम्बाइंड CPI. तो उसका मतलब कि अगर फूड प्राइसेस को आप निकाल दे, CPI इज एक्चुअली शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड. बट right now what is happening is because of this increase in food prices, CPI is elevated level. Now आपका जो point आपने अभी पूछा कि future trends क्या होगा, फ्यूचर में बेसिकली जब रूपी ये आपका जो वॉलेटिलिटी शुरू होने के पहले द ट्रेंड वाज दैट इन्फ्लेशन शुड बी ऑन अ डाउनवर्ड डिक्लाइनिंग ट्रेंड एंड सितंबर तक इट शुड बी गोइंग डाउन बिकॉज सितंबर में अगर आप देखें लास्ट ईयर का डेटा उसमें काफी सिग्निफिकेंट बेस इफेक्ट भी है. But right now, after these rupee movements, these increase in food prices, मुझे लगता है कि जो डाउनवर्ड ट्रेंड जो था, जो रैपिडली डाउनवर्ड मूवमेंट था सितंबर तक, जो पहले जो आई थिंक पहले जो फोरकास्ट था जो रैपिड, अभी वो अरेस्ट हो जाएंगे. इफ इन्फ्लेशन इज लाइकली मे मार्जिनली इंक्रीज फ्रॉम द करंट लेवल्स और इट मे नॉट गो डाउन एज रैपिडली एज इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अर्लियर डेटा. तो रूपी डेप्रिसिएशन सिग्निफिकेंटली is going to have some impact, but कितना impact वो translated होगा that will depend on global जो commodity prices है, how long they stay stable, the first point. And the second thing is that which is basically maybe I mean some sort of a saving grace is that there is no demand left in the economy. तो अगर input cost भी आपको corporates को ज़्यादा हो गया वो pass on करना it will be very difficult for them to pass on the increase in input cost. So the corporate margins will be hit going forward, and that may actually be one way of saying that the inflation numbers जो जितना खराब होना चाहिए था उतना खराब नहीं भी हो सकते हैं. ओके निपुण, ये जो सिनेरियो दिखाई दे रहा है फिलहाल महंगाई का रुपए के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है, जैसे कि डॉक्टर घोष यहाँ पे कह रहे हैं. अमेरिका में इस समय जो सिग्नल आया है कि अब वहाँ पे QE3 शायद थोड़ी लंबी चलेगी, थोड़ी राहत देने की कोशिश की है बेन बर्नांके ने. उसका असर आप क्या देखते हैं रुपए पे, और फिर जो उसका इम्पैक्ट महंगाई और मार्केट पे आ रहा है उसके ऊपर? देखिए, क्लियरली हमने ये अनाउंसमेंट का पिछले 2 दिनों में इम्पैक्ट देखा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है. FI फ्लोज कुछ हद तक टर्न अराउंड हुए हैं. जो हमने नेगेटिव फ्लोज करीब 4 हफ्तों से देखे थे उसमें एक टर्न अराउंड लग रहा है क्लियरली. दैट इज समथिंग दैट कुड कंटिन्यू फॉर सम टाइम. बट इन द पास्ट ऑल्सो वीव सीन, जब हमने जनवरी अगर फर्स्ट क्वार्टर देखें, जैन टू मार्च देखें तो FI फ्लोज काफ़ी हैवी थे. इनफैक्ट जैन टू अप्रैल तक 4 महीनों में FI फ्लोज काफ़ी हैवी थे, लेकिन फिर भी हमने रुपए पे
कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देखा था. प्रॉब्ली इट वाज टू द एक्सटेंट ऑफ 1 or 2%, लेकिन हमने कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं देखा था डिस्पाइट सिग्निफिकेंट एफआई फ्लोज. जो हमने रुपी में इरोजन अभी देखा है एट द सेम टाइम क्लोज टू अबाउट 10 to 11% इरोजन. इफ यू कोरिलेट दैट अगेन टू द एफआई फ्लोज, रिलेटिवली एफआई फ्लोज मोर और लेस सिमिलर हुए हैं, कुछ हद तक कम हुए हैं जो हमने फर्स्ट 4 months में देखे थे. तो एक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट जब करेंसी आउटफ्लो हो रहा है तभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जब इनफ्लोज हो रहे हैं तो एट द सेम टाइम यू आर नॉट सीइंग द सेम काइंड ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द करेंसी. सो आवर expectation is probably even if you have decent FI flows, that might have a positive impact on the markets, but not necessarily any significant positive impact on the currency. शायद 1 या 2% से रुपी appreciate कर जाए, but nothing significant, nothing much above that. That obviously will have a serious impact as far as whether you look at deficits, whether you look at impact on possibility of any interest rate reduction, possibility on imports. All of that is something एक negative impact होगा, inflation पे impact होगा. So clearly जब तक ये हम कंट्रोल में करेंसी स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं तब तक there could be reason for RBI not to have any further cuts. जो हम end of the month पे जो announcement है, policy announcement, policy meeting है, उसमें शायद हम ना भी देखें उसकी वजह से. So yes, very clearly negative impact that we see continuing as far as the currency is concerned. तो ऐसी स्थिति में वाकई में आरबीआई क्या करेगा और बाजार का क्या हाल होगा, ये जानने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी इस चर्चा में. आईआईपी और रिटेल महंगाई यानी कि सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े देखने के बाद अब हम बात कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट से, समझने की कोशिश की आगे का रास्ता कैसा नजर आता है इकोनॉमी और बाजार के लिए. महेश्वरी साहब, आप क्या उम्मीद करेंगे इन नंबर्स को देखते हुए? आरबीआई का रिएक्शन इस महीने के आखिर की जो फर्स्ट क्वार्टर पॉलिसी है उसमें क्या होगा? नंबर्स तो पहले भी बहुत कम हुए हैं, लेकिन आरबीआई काफ़ी एक हद तक स्थित प्रज्ञ है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो तो वो घटा नहीं रहे. तो अभी तो मुझे लगता है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और हम लोग चाहे कितना भी होप कर लें कि आरबीआई कम करे ग्रोथ को एक किक स्टार्ट देने के लिए, बट मुझे लगता नहीं है आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम करेगा. तो आप उम्मीद इन्फ्लेशन की वजह से? बिल्कुल, तो इंटरेस्ट रेट तो कम नहीं होंगे, लेकिन क्या डॉक्टर घोष एक सीआरआर कट की उम्मीद करें या फिर कोई और तरीका? आरबीआई ने पहले भी कोशिश की है किसी तरह से इंडस्ट्री को राहत देने की, क्योंकि ये नेगेटिव आंकड़े जो आ रहे हैं, और अगर आप देखें अब तो इस पूरे अप्रैल और मई को मिला करके भी अगर आप देखते हैं तो 0.1% हार्डली कोई ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है. ऐसे में कुछ ना कुछ तो करना ज़रूरी होगा. देखिए, वी ऑल्सो होप अगेंस्ट होप दैट कि द आरबीआई विल डू सम एक्शन, बट अभी जो बैकड्रॉप है, गिवन द करंट जो रूपी वोलाटिलिटी है, जो इन्फ्लेशन का जो फ्यूचर ट्रेंड्स होगा, जो आउटलुक है इन्फ्लेशन का, अपसाइड रिस्क है, जो ट्रेंड्स है, आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द आरबीआई टू कट रेट्स. बट व्हाट इट कैन डू इज दैट इट कैन डू विथ सम टिंकरिंग. इसमें हो सकता है उन्होंने सम लिक्विडिटी के लिए दे डज सम टिंकरिंग ऑन द लिक्विडिटी, बट उसमें भी कोई रैशनल होना चाहिए, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, जो लिक्विडिटी सिचुएशन जो अभी है, दैट इज कंफर्टेबल. एंड सो आई बिलीव दैट में हो सकता है कि आरबीआई थोड़ा बहुत माइनर टिंकरिंग करे सीआरआर, और नहीं तो रिफाइनेंस को जो रेट को जो डिमांड है, इंक्रीजिंग द रिफाइनेंसिंग रेट. बट एज पर द करंट सर्कमस्टेंस आई फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट टू बिलीव दैट जी रेट्स, एटलीस्ट द रेट्स में कोई काट नहीं होगा, क्योंकि द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इज डजंट लुक दैट प्रॉमिसिंग टू गो फॉर अ रेट कट. तो निपुण, ऐसी स्थिति में खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बुरी खबर समझी जा सकती है कि रेट घटना मुश्किल. उसके सामने जो स्थिति है आईआईपी की, वो साफ तौर पे बता रही है कि शायद एनपीएज और बढ़ेंगे. बिल्कुल, आई थिंक ये कंसर्न्स जो बीच में 1 या 2 क्वार्टर्स के लिए शायद चले गए थे, दैट वाज इन FY 12-13, वो हमने मार्च क्वार्टर में देखे, प्रॉब्ली गेटिंग रिवाइव्ड. आई थिंक जो एनपीएस के कंसर्न्स हैं, अभी भी पीएसयू बैंक के
काफ़ी हद तक कंटिन्यू करेंगे। एटलीस्ट पिछली बार भी जब रिजल्ट्स मार्च क्वार्टर का आया था, इट वाज फेयरली ऑब्वियस कि एटलीस्ट दो या तीन क्वार्टर्स तक ये कंसर्न्स रहेंगे। सो अगर जून क्वार्टर के लिए देखें या आगे जाके भी एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मोर क्वार्टर्स दोज कंसर्न्स विल रिमेन इन टर्म्स ऑफ द एक्सटेंट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लॉट ऑफ द लोन्स दैट आर हैपनिंग। वो एक नया कॉन्स्टेंटली हायर एंड हायर फिगर्स होते जा रहा है, तो क्लियरली दैट्स शोइंग साइंस ऑफ स्ट्रेन एज फार एज एसेट क्वालिटी इज कंसर्न। सो आई थिंक गिवन दैट फैक्ट एक बैंकिंग सेक्टर पे हमने ऑलरेडी प्रेशर देखा हुआ है, at least PSU banks पे valuations aside which look very attractive for the PSU banks when most of them are quoting at close to about 0.5 0.6 times book, valuations aside I think asset quality abhi bhi concerns rahegi. You could see that in the June quarter results that come, post which there would be clearer indication, but our sense is that abhi bhi strains rahega kuch ek ya do quarters tak, at least on the PSU banking space, and that's where you need still to be cautious about. तो इसको देखते हुए पिछले 2-3 हफ्तों से बाजार जिस तरह से एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको लगता है वो दरअसल कामयाब नहीं होगा और शायद इस सीरीज के आखिर तक यानी पॉलिसी के बाद हम फिर से नए लोस देख सकते हैं? प्रदीप, एक मार्केट में एक रनअप होने की वजह से एक सेंटिमेंट जो चेंज हम जनरली कई बार देखते हैं, इसमें एक बहुत कॉशियस रहने की ज़रूरत है। क्लियरली जो रनअप हमने देखा है, लाइक आई सेड अर्लियर, इट हैज़ बीन कुछ 5 या 7 10 स्टॉक्स को लेके ही इंडेक्स में रनअप देखा है हमने। ये सिमिलर रनअप आइदर मिड कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप इंडेक्स में नहीं देखा है। बैंकेक्स हैज़ एक्चुअली फॉलन। देयर आर सेवरल अदर इंडस्ट्री सेगमेंट्स जहाँ पे हमने एक्चुअली फॉल देखा है। सो क्लियरली देयर इज एक थकान जैसी है इन टर्म्स ऑफ द अदर सेगमेंट्स और द ब्रॉड सेगमेंट ऑफ द मार्केट। सो डिस्पाइट दिस रनअप एक कॉशियस रहने की बहुत ज़रूरत है। एक मार्केट रनअप डजंट नेसेसरली इंडिकेट कि एक जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, या फिर यू कैन नॉट factor in something that is unlikely to be happening in the immediate future. Corporate earnings का भी देखें तो clearly बहुत ज़्यादा hopes नहीं है. So I think as and when markets run up, there needs to be caution as far as investors are concerned. Profit booking will happen. तो यानी जहाँ भी मुनाफा मिल रहा है, see any specific stock, मुनाफा जहां भी मिल रहा है वहां एक बार ये मुनाफा लेने की स्ट्रेटेजी अपना कर रखें, और स्टॉक स्पेसिफिक जहां भी रैली देखने को मिल रही है, ओवरऑल पूरे मार्केट में एक सस्टेन्ड रैली की उम्मीद कम से कम ये आंकड़े तो नहीं जगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।